नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आंचल और मेरे साथ है राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग चल रही है और आज इस जंग को शुरू हुए चौथा दिन है, लेकिन दोनों ही तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। चाहे वो अमेरिका की बात की जाए, चाहे वो इजराइल की बात की जाए, दोनों ही ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो वहीं ईरान भी मजबूती के साथ उन हमलों का जवाब दे रहा है और वो झुकता हुआ दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें बरसा रहा है और जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर जो है सैन्य जो अड्डे हैं अमेरिका के, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं डर के साए में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के सामने अमेरिका हार मानता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उसमें अमेरिका पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद बहुत कुछ अपडेट जो है लगातार सामने आ रही हैं। ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ बयान भी सामने आया है। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि ईरान पर बातचीत के बीच में दोबारा हमला किया गया है। इस बार ईरान मानेगा नहीं, यानी कि वो खामेनेई की जान का बदला लेकर रहेगा इजराइल से और अमेरिका से, जिस बात का डर अमेरिका को भी सता रहा है, क्योंकि उसके पास जो हथियारों का जखीरा है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ईरान ने अभी तक सिर्फ अपनी कबाड़ मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, उसने साफ कहा है कि अभी जो हम मिसाइलें बरसा रहे हैं वो एक कबाड़ है। मतलब कि ईरान अभी अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाया है, वो आगे आने वाले वक्त में वो इसका इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका जंग से पहले ही हार मान लेगा, क्योंकि जिस तरीके से जंग तेज होती हुई दिखाई दे रही है उसके बाद इजराइल और अमेरिका दोनों ही टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास राजीव जी? बहुत कुछ है यहाँ पे आंचल, क्योंकि ईरान यहाँ एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ईरान कह रहा है कि चूंकि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारा काम है कि हम अपने आप को डिफेंड करें और इसके लिए इनका कहना है कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जिस ढंग से ईरान ने दिखाया है इसके बाद हमले का जवाब देते हुए, जो दिखाया कि वो अलग अलग देशों के ऊपर जहाँ जहाँ अमेरिका के बेस हैं वहाँ वहाँ हमला करना, ये जो दिखाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये साफ समझ में आता है कि परिस्थितियाँ दूसरी तरफ जा रही हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां अमेरिका के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि अलग अलग इसके जो बेस कैंप हैं वो अलग अलग बेस कैंप इसके अब ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जबरदस्त ताबड़तोड़ हमला किया है ईरान ने अमेरिकी बेस कैंप, उसमें भी खासकर इराक के ऊपर, जो बिल्कुल पास में है, बगल में है ईरान से, और इराक में भी बगदाद में जो इसका बेस कैंप है उसको लेकर इन्होंने एक जबरदस्त हमला बोला। और इसके अलावा अभी देखिए कि ब्रिटेन ने भी मना कर दिया, वहां पर भी थोड़ा सा नाराज नजर आए अमेरिका के राष्ट्रपति, ये सब भी देखेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि 3 से 4 हफ्ते का वक्त तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही कई साथी कह रहे हैं कि इसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। यानी यहां साफ है, ये क्यों कहा जा रहा है? ये क्या अमेरिका अपने मन से कह रहा है? नहीं, ये ईरान के कारण कह रहा है, क्योंकि ईरान यहां पर जिस ढंग से अमेरिका ने सोचा था कि ईरान यहां पर पीछे हट जाएगा, उसके सुप्रीम लीडर को हम मार डालेंगे और वहां से पहली पंक्ति के फर्स्ट लाइन के जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं, उनको हम मार डालेंगे, सेना के अधिकारी हैं उनको मार डालेंगे, तो उसके बाद हमारी जीत हो जाएगी, रेजिम चेंज कर लेंगे हम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान जो है वो डटा हुआ है, हमले का जवाब देने के लिए डटा हुआ है, और ऐसे में अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप, देखिए पहले उन्होंने कहा कि हमारे 3 सैनिक मारे गए, फिर 4 सैनिक स्वीकार कर ली उन्होंने कि 4 सैनिक हमारे मारे गए हैं, लेकिन यहां ईरान कह रहा है कि हमने दोनों ही देशों के लगभग 600 सैनिकों को मारे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 600 सैनिकों को हमने मार डाला है, ये कहना है ईरान के सेना प्रमुख का। तो इस ढंग से यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि परिस्थितियां बदलती हुई जा रही हैं। और ऐसे में जब अमेरिकी बेस पर ईरान हमला करता है, और उसमें भी एक और भी महत्वपूर्ण बात जो कल हुई, जिस कारण यहां पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा डाउन दिखाई दे रहे हैं, और ये जो हम लोग लिख भी रहे हैं कि क्या ईरान के सामने अमेरिका ने मान ली हार, प्रॉक्सी हार जो है, ये ऑलरेडी एक जो लड़ाई होती है, एक प्रॉक्सी लड़ाई भी होती है, उस लड़ाई में अमेरिका ने हार मान ली है। बिल्कुल सही आप लिखा है आपने कि ईरान के सामने अमेरिका ने मान ली हार। वो प्रॉक्सी हार, ये हार ऑलरेडी मान चुका है अमेरिका, इसलिए मान चुका है क्योंकि अमेरिका का
जो फाइटर प्लेन है F-15E, एक नहीं बल्कि तीन कल कुवैत में गिरा दिए गए। बाद में कुवैत नहीं कहा, पहले कुवैत ने कहा कि कई अमेरिकी फाइटर प्लेन गिराए गए हैं, बाद में कुवैत ने ही कहा कि ये हमने ही गलती से गिरा दिए। जब आपने गलती से गिरा दिए तो फिर पहले आपने क्यों कहा कि कई गिरा दिए गए, मार गिराए गए हैं? तो ये इसलिए यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका यहां पर डरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं। इन सब के बीच कल रात को अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है वो सुनना यहां जरूरी है। सबसे पहले कि अमेरिकी राष्ट्रपति किस ढंग से यहां थोड़ा सा दबे हुए नजर आ रहे हैं, आप कहिए, सुनवा दीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट पहलू है कि कैसे यहां से ईरान उठता हुआ नजर आ रहा है, कैसे ईरान यहां अमेरिका को और इजराइल को, इजराइल तो यहां है ही नहीं। देखिए, इजराइल की बात उतनी नहीं हो रही है। इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। इजराइल भी तेल अवीव से या अपने दूसरे ठिकानों से हमला कर रहा है, तेहरान पे और नतांज पे, दूसरे शहरों पे। लेकिन इन सब के बीच एक और भी बड़ी खबर है आज कि ईरान में आज 4.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है और उस भूकंप को कहा जा रहा है कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। इसको लेकर भी काफी चर्चा है। 4.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आना, अर्थक्वेक का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर खाने शायद परमाणु हथियार बनाकर ऑलरेडी इसका परीक्षण कर लिया है ईरान ने। इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये सब कुछ अगर देखें आप, चाहे कुवैत की बात हो, चाहे वो सऊदी अरब की बात हो, चाहे वो बागदाद की यानी इराक की बात हो, इन सब की बात आप देखिए जहां पर आज हमले हुए हैं। बहरीन में भी आज फिर से हमला किया गया है। तो ये इन सब हमलों के पीछे अगर ईरान है तो ईरान के पीछे चूंकि अमेरिका है, इजराइल की तो वो बात ही नहीं कर रहा है। और ऐसे में ईरान चाहता है कि किसी भी ढंग से अमेरिका की कमर तोड़ी जाए और उसने साइप्रस को भी कल से धमकाना शुरू कर दिया ईरान ने कि साइप्रस को कि आप अगर वहां से, अब इस बीच देखिए ये ब्रेकिंग भी आ रही है। जी बिल्कुल, ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की। रिएक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता, मतलब कि परमाणु परीक्षण किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही है। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कोई जहाज गुजरा तो आग लगा दी जाएगी। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हमने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया और अगर यहां से कोई भी जहाज गुजरता है तो उसको आग लगा दी जाएगी। ईरान के गेरास में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उनकी तीव्रता रही है 4.3, जिसका साफ साफ मतलब है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सामने आ रही है निकलकर। इस पर आगे हम और भी चर्चा करेंगे और भी कई खबरें हैं जो ईरान और इजराइल और अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन पहले एक बार हम सुन लेते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, उनका क्या बयान आया है निकलकर सामने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। And thank everybody for being here, and please feel free to sit. So before we begin this important ceremony, and there's no ceremony that can be much more important than this, let me provide a brief update on Operation Epic Fury. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped, but everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to
the American people, our country itself, would be under threat, and it was very nearly under threat. I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by President Barack Hussein Obama. That was a horrible, horrible, dangerous document. They would have had nuclear weapons 3 years ago, and they would have used them. But I'll not let that happen. For almost 47 years, this regime has been attacking the United States and killing Americans. Every time you see someone with missing arms and legs or a face that's been absolutely shattered violently, it was almost certainly caused by an Iran roadside bomb. They were put there by General Soleimani, who was the father of the roadside bomb. Very proudly, he thought, but I terminated him in my first term. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ये कह दिया है, उनका बड़ा बयान आया है जंग के बीच में। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका मतलब जमीन पर सैनिकों को भेजेगा। उन्होंने कहा है कि मुझे जमीन पर सैनिक भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जरूरी हुआ तो सैनिकों की तैनाती जरूर करेंगे। मतलब साफ साफ ये कह दिया है कि अगर अमेरिका को जरूरत पड़ती है तो वो जमीन पर भी सैनिक उतारेगा, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार साफ साफ ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो जमीन पर, यानी यहां अपने फोर्सेज वहां ईरान में ये उतारेंगे। लेकिन इनको ये बात अंदर खाने जरूर डरा रही होगी कि ईरान से आप मिसाइलों के जरिए तो आप ईरान से निपट नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपने जासूसी करवाई, इजराइल ने लंबे वक्त तक जासूसी की और पूरा ट्रैक किया कि कहां पे रह रहे हैं, कहां ठहर रहे हैं, कहां मीटिंग कर रहे हैं सुप्रीम लीडर वहां के ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई। तो उस हिसाब से आपने पूरे उस कुनबे को मार डाला। लेकिन उसके बाद अगर, क्योंकि अभी उसमें भी 4 सैनिकों को आप लेके ऑलरेडी जा चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है, 4 सैनिकों की, अमेरिकी 4 सैनिकों की ऑफिशियली, जो 8 की, अब 8 हो गए। अब 8 सैनिकों की, 8 नहीं बल्कि 9 सैनिकों की बात भी हो रही थी। तो जो भी हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो या 600 हो या 4 हो, मैंने ये नहीं रखता अगर एक भी सैनिक मारा गया है। क्योंकि इन्होंने चुनावी जो भाषण इनके थे, जो वादे थे, उसमें इन्होंने कहा था कि अब एक भी सैनिक हमारा नहीं मारा जाएगा। अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात आप कर रहे थे, मांगा की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पर फिर परिस्थितियां कैसे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने सैनिकों को उतारेंगे जरूरत पड़ी तो। जरूरत पड़ेगी, आज भी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आज आप हार रहे हैं। यह दिख रहा है कि ये वियतनाम वार की तरह आपको ईरान भी बहुत बुरी तरह से आपको यहां लपेट रहा है और बुरी तरह से आपको पस्त कर रहा है। क्योंकि अलग अलग शहरों में और जहां जहां आपके अड्डे हैं, बेस है, सैनिक बेस कैंप हैं, वहां पे हमला कर रहा है ईरान। चाहे वो कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, चाहे वो यूएई हो, हर जगह आप देख ही रही हैं। तो इसलिए यहां से परिस्थितियां जो हैं वो इनके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो ये, दूसरी चीज है यहां पे कि डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि ब्रिटेन भी मदद करेगा, उनको उम्मीद थी स्पेन मदद करेगा, उनको उम्मीद थी कि साइप्रस में जो ब्रिटेन का कैंप है वो मदद, वहां से हम मदद ले लेंगे, हिंद महासागर में भी एक बेस है, वहां से मदद मिल जाएगी। लेकिन ये सब मिलते हुए यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे यहां डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा काफी उतरा हुआ है। लगातार उनके अलग अलग विजुअल्स आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि उनका चेहरा किस ढंग से, या यही देख लीजिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें भी जिस प्रेशर में वो भाषण दे रहे हैं, जिस प्रेशर में वो बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने, वो दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जिनका नेचर थोड़ा सा जॉली टाइप का होता था, कभी थोड़ा सा बचपना भी दिखाई देता था, वो नहीं दिखाई दे रहा। अंडर प्रेशर है, और अंडर प्रेशर का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको अभी इस पूरे मसले को इनको अपने कांग्रेस में लेके जाना होगा और वहां इस पर वोटिंग करवानी पड़ेगी। ये वोटिंग करवाएंगे और उसके बाद वहां पर उससे पास होगा, तब ये युद्ध घोषित होगा। अभी युद्ध घोषित नहीं कर सकते हैं। युद्ध में राष्ट्रपति देश को बिना कांग्रेस के परमिशन से, वहां की जो संसद है उसके परमिशन से, युद्ध में आप देश को नहीं ले जा सकते। इन्होंने ऑलरेडी देश को घसीट दिया है, इसके बाद इनको संसद में जाना होगा, पास करवाना होगा, जो वहां की प्रक्रिया है वो अलग है, तो उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर यह युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा, ये इन्होंने सोचा नहीं था। और अब खुद बोल रहे हैं कि पहले 3 से 4
सप्ताह उन्होंने कहा, अब रात को उन्होंने कहा है 4 से 5 सप्ताह। आज रात को जब जगेंगे वहां पे और जब फिर से मीडिया के सामने आएंगे व्हाइट हाउस में, तब शायद ये और भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इनके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनका कहना, चूंकि ये तो अब दूसरी के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति के चुनाव भी नहीं लड़ सकते, लेकिन जेडी वेंस को चुनाव लड़ना है। ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में अब अगला जो चुनाव होगा उसमें जेडी वेंस इनकी जगह पे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। वो उपराष्ट्रपति हैं, जैसे कमला हैरिस आई थी, तो वो होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जेडी वेंस लगातार कह रहे हैं, उनके बयान भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लंबा खींचने वाला युद्ध दिखाई दे रहा है, लंबी जंग चलेगी। और ऐसे में वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास प्रति माह हर महीना 100 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता है, ईरान बना रहा है, लेकिन हमारे पास मात्र 6 से 7 इंटरसेप्टर बनाने की कैपेसिटी है। उसका बयान भी है, जरा बयान। बिल्कुल, मार्को रूबियो का बयान आया जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा है मार्को रूबियो ने, क्योंकि बहुत बड़ा बयान है जंग के बीच में। विदेश मंत्री जो है अमेरिका के मार्को रूबियो, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हर महीने सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर ही बना सकता है, जबकि ईरान 100 से ज्यादा मिसाइलें और हजारों सुसाइड ड्रोन बना सकता है। ईरान की बढ़ती ताकत के बाद उस पर अमेरिका और इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक होनी ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि अमेरिका हर महीने सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइलें भी बना सकता है। उसके आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो भी देख लेते हैं। विदेश मंत्री ने बोला है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो लगभग 1 या 1.5 साल में इम्यूनिटी की लाइन पार कर जाता, जिसका मतलब है कि उनके पास इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन होते कि कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। हम ईरान के इरादों के बारे में जानते थे और समझते थे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा और हमें इसके नतीजे में कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना था। मतलब साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि ईरान कहीं ना कहीं मजबूत है। इनके बयान से साफ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका के पास इतनी क्षमता नहीं थी इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने की, लेकिन वहीं ईरान की बात की जाए तो ईरान लगातार एक के बाद एक मिसाइलें बना रहा है, जिसको लेकर उस पर हमला किया जा रहा है। अमेरिका को लगा था शुरुआत में कि वो शायद इस परमाणु परीक्षण को रोक पाएगा एक ही हमले में, क्योंकि उन्होंने खामनेई को खत्म कर दिया था पहले ही हमले में, जिसके बाद और भी कई हमले किए गए, लेकिन ईरान यहां पर भी झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि चाहे कितने भी मिसाइल हमले क्यों ना किए जाएं अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान हार नहीं मानेगा। और जिसके बाद सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जंग जो है लंबी खींच सकती है, क्योंकि हो सकता है कि 1 महीने तक ये जंग चल जाए, लेकिन क्या अमेरिका 1 महीने तक इस जंग में टिक पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से उसके हथियारों को लेकर बात कही जा रही है। नहीं, टिक तो पाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो टिक जाएगा। और लेकिन ये इस जंग में वो पिछड़ता जैसे जा रहा, अभी तक है ऐसा आंचल कि अमेरिका जो है वो अपनी चौधराहट दिखाता रहा है। वो अपने आप को, जैसे अपने यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पता नहीं स्वघोषित विश्वगुरु हो गए हैं, वैसे ही वो भी विश्वगुरु है और वो घोषित तौर पर विश्वगुरु है। ये स्वघोषित है, उसको तो बहुत दुनिया के कई लोग मानते हैं विश्वगुरु। तो इसलिए अब उसको अपने उस पद को बरकरार रखने के लिए यहां 4 कदम भी पीछे हटने का मतलब है कि अमेरिका की, और खासकर अमेरिका की नहीं, अमेरिका के इस राष्ट्रपति की यानी डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर जो बेइज्जती होगी और इसके बाद इनकी पार्टी की जो दुर्गति होगी, इसकी चिंता उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। क्योंकि जो अभी सर्वे आया है उस सर्वे में भी साफ साफ यही, रॉयटर्स का सर्वे है, उस सर्वे में भी साफ साफ यही बताया जा रहा है कि रिपब्लिकन वोटर्स जो हैं, जो लोग रिपब्लिकन्स को वोट देते हैं, 2 ही डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं, ये रिपब्लिकन वाले हैं, तो रिपब्लिकन वोटर्स जो हैं वो भी अब इनसे बिदक रहे हैं, छिटक रहे हैं। उनमें भी मात्र 55% लोग ही हैं अभी बचे हुए, और वो भी कह रहे हैं कि अगर कोई, ये तब इन लोगों ने वो करवाया है, सर्वे करवाया है जब ये 4 लाशें नहीं आई थीं। अब जब 4 लाशें आ गई हैं तब ये और भी दूसरी तरफ जा सकता है। तो इसलिए यहां परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका टिका रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अमेरिका की हार ऑलरेडी हो चुकी है, यह दिखाई दे रहा है। अमेरिका की हार ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए यहां पर यह साफ दिख रहा है कि हार उसी ढंग से, क्योंकि यहां पर अमेरिका को जिस कदर, अमेरिका जैसा कह रहा था कि हम फटाफट
इसको बस खत्म कर दिए खामनेई को, आयतुल्ला अली खामनेई को, और उसके बाद वहां रेजिम चेंज करेंगे, उनके न्यूक्लियर और बाकी साइट्स उन सबको खत्म कर देंगे और उसके बाद हम राज करेंगे। ये परिस्थितियां जो वहां पे हैं ये ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। इसीलिए अमेरिका को आप समझ सकती हैं कि अमेरिका पीछे हटता हुआ यहां दिखाई देगा दूसरे ढंग से। मगर तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान यहां और मजबूत होता हुआ नजर आता है। इसलिए मजबूत होता हुआ नजर आता है क्योंकि ईरान जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और एक साथ कई देशों के ऊपर हमला बोल रहा है। भले वो अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर हमला बोल रहा है, भले जहां पर अमेरिकन ठहरे हुए हैं वहां हमला बोल रहा है, भले वो अमेरिकी बेस कैंप पर हमला बोल रहा है, लेकिन ये भी साफ कर चुका है कि वो हमला भले ही कई देशों पर बोल रहा हो, लेकिन उसका साफ कहना है कि वो सिर्फ वहां पर हमला कर रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। मतलब उनको तबाह करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। यानी कि साफ है कि ईरान अमेरिका की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है और अपनी रणनीति के हिसाब से वो पहले उसी जगह को निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमेरिका के वो कह रहा है, ईरान बार बार कह रहा है, और ईरान के विदेश मंत्री ने अब्बास अरागची ने सबसे बात भी की है, तमाम विदेश मंत्रियों से बात की है और अलग अलग विदेश मंत्रियों से को उनको अपने, आप याद कीजिए कि जब पिछली बार ईरान के ऊपर हमला हुआ था उस समय भी ईरान के विदेश मंत्री ने, वहां के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने, उन्होंने भी तमाम देशों से बात की थी जो उनके मातहत थे वहां पे, उनसे बातचीत की थी और उनको अपने पाले में, अपने पक्ष में लेने करने की कोशिश हुई थी। वही अभी भी इन्होंने की है, इन्होंने भी सबसे बातचीत की है। यह अलग चीज है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक बात नहीं की या हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं हुई है, लेकिन बहुत कुछ है इस बीच। बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी खबरें भी आ रही हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी खबर आई है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिन का ही कच्चा तेल बचा है, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ईरान की तरफ से उसे बंद कर दिया गया है। यानी कि जिस बात का डर लगातार लग रहा था, ईरान ने जो चेतावनी दी थी उसे पूरा कर दिखा दिया। ईरान ने साफ कहा था कि अगर हम पर हमला होता है तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, और अब उसने वो कर दिखा दिया है, जिसके बाद इसका असर भारत से लेकर तमाम देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि 20 से लेकर 25% का तेल जो है इसी रास्ते के जरिए सप्लाई होता है दुनिया भर में, और उस रास्ते को, हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया है, जो बहुत बड़ा झटका है बाकी कई देशों के लिए। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि यह भारत के लिए काफी बड़ा झटका है, जिसको लेकर भारत का बयान आया है। भारत ने साफ कहा है कि हमारे पास सिर्फ 25 दिन का कच्चा तेल बचा है और बहुत कुछ है जो निकलकर सामने आ रहा है। इस बीच सिर्फ 25 दिनों का कच्चा तेल बचना, आप समझ सकती हैं भारत में हाहाकार मच जाएगा। नरेंद्र मोदी जी इस अपने कर्मों से इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन चलिए उनकी उतनी बात मैं नहीं करना चाहता। अभी हम पूरा फोकस करें ईरान के ऊपर, तो ईरान में साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान कहीं भी पीछे नहीं है। यरूशलेम में ईरान का हमला, ये देख लीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है। यरूशलेम यानी इजराइल पर हमला, ईरान का हमला, नागरिकों को अगली सूचना तक शेल्टर होम में रहने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया यरूशलेम पर, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कल ईरानी जेट विमानों को मार गिराने से पहले चेतावनी दी गई थी, और उसके आगे भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का कच्चा तेल बचा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का ही कच्चा तेल बचा है, 25 दिन का उत्पाद भंडार है। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है कहीं ना कहीं। इसके बाद अगर ऐसा होता है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। और लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नागरिकों को अगली सूचना तक शेल्टर होम में रहने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि लगातार बमबारी हो रही है ईरान की तरफ से भी। हाँ, ईरान की तरफ से। और ये जो नागरिक कहाँ के, तो ये इजराइल के नागरिकों की बात कह रहे हैं, वहां पे ये लगातार कही जा रही है। और इसके अलावा इजराइल में ईरान के नए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बीच तेल अवीव और पूरे सेंट्रल इजराइल में सायरन बज रहे हैं। पूरे सेंट्रल इजराइल में सायरन बज रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान अभी हमला तेज कर रहा है, लगातार ईरान हमला तेज कर रहा है, वो दिख रहा है। तो अलग अलग चीजें। और इस बीच ईरान की चीन से बात हुई है, उसके बाद हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो खोला गया है। ये भी खबर आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ देशों के वो भी सिर्फ
सिर्फ चीन के लिए खोला गया है। ये देखिए, चीन ने किया था हॉर्मुज मार्ग जल्द खोलने का आग्रह, मतलब कि चीन ने ईरान से अपील की थी हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की। ईरान की चीन से बात के बाद खोला गया हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यानी कि साफ है कि चीन ने अपील की थी ईरान से जलडमरू मध्य खोलने की और उसके बाद ईरान ने वो बात मान ली है। सिर्फ चीन के लिए इस स्ट्रेट को खोल दिया गया है। ईरान ने सिर्फ चीन के जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला है। चीन ने लगातार जो है ईरान से बात की और उसके बाद इसको खोल दिया गया है हॉर्मुज स्ट्रेट को। लेकिन ये भारत ने बात नहीं की है और भारत के पास मात्र 25 दिनों के लिए तेल है। चीन ने बात की, चीन के जो जहाज हैं उनको ये भेज रहे हैं, बाकी नहीं भेजेंगे। भारत ने अपनी औकात दिखा दी यहाँ पे साफ साफ, क्योंकि भारत को जो सदियों पुराना इनके साथ जो रिलेशन था वो रिलेशन आपने तोड़ दिया। अब भारत को भुगतना होगा ईरान के सामने। लेकिन यहाँ पर चीन ने बड़ी डिप्लोमेटिकली काम किया है और चीन ने यहां हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य है उसको खुलवा लिया है। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने खुलवाया। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब चीन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी और यहाँ के विदेश मंत्री यानी अरागची, दोनों के बीच बातचीत भी हुई है शायद। बिल्कुल, अब्बास अरागची ने विदेश के जो चीन के जो रक्षा मंत्री हैं उनसे बातचीत की है और क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। अब्बास अरागची ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान दूसरी बार ईरान पर हमला किया है। अमेरिका की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। ईरान के पास अब अपनी रक्षा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मतलब कि अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि वो ईरान की रक्षा कर रहे हैं। ईरान मतलब कि अपनी रक्षा कर रहा है। जिस तरीके से इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद जो है अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपनी रक्षा करने के अलावा। और इसके अलावा जो है चीनी विदेश मंत्री का भी बयान आया है, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है इस जंग को लेकर। और क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है, चीन एक्चुअली दोनों विदेश मंत्रियों के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसी में पहला पार्ट जो आप देख रही थी, बता रही थी, वो उनका है, यानी अब्बास अरागची का है। और ये दूसरा पार्ट जो है जो इन्होंने अपनी बात रखी है वो और ये चीन की तरफ से ही, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको जारी किया गया है। तो उसमें ये चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो बात कर रहे हैं आप बता ही रही हैं। जी बिल्कुल, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को महत्व देता है और ईरान को अपनी संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने में समर्थन देता है। चीन ईरान के वैध और कानूनी अधिकारों का भी समर्थन करता है। चीन ने अमेरिका और इजराइल से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है ताकि तनाव ना बढ़े और संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में ना फैले। मतलब कि चीन के विदेश मंत्री ने साफ साफ अपील कर दी है अमेरिका से और इजराइल से कि इस तनाव को यहीं खत्म कर दिया जाए, यानी कि मतलब हमले जो है वो रोक दिए जाएं ताकि पूरे मिडिल ईस्ट में जो तनाव फैला हुआ है वो रुक सके। क्योंकि ये बहुत जो जंग है पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जंग का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस जंग में और भी कई देश कूदने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से दायरा बढ़ रहा है, लगातार कई देशों के प्रमुखों के बयान सामने आ रहे हैं, लगातार अपील की जा रही है कि जो हमले किए जा रहे हैं ईरान पर और बाकी ईरान की तरफ से उनको रोक दिया जाए। लेकिन क्या रुख अपनाएंगे आगे इस जंग में? लेकिन देखिए, इन दोनों के बीच बातचीत से एक फायदा चीन को हो गया, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाकर अपने लिए, क्योंकि उनके जो जहाज रुके हुए हैं वो उन्होंने खुलवा लिया है, वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि किस ढंग से यहाँ पर जो चीन है उसको फायदा हो रहा है और चीन मोरली सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। भले इससे पहले ड्रोन भी काफी भेजा है उसको ईरान को, और ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ईरान के जनरल का नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान आ गया है सामने। जी बिल्कुल, ईरान के जनरल का नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। हमें नेतन्याहू की मीटिंग्स की जगह पता है। जनरल सफवी ने कहा है, जो ईरान के हैं, उन्होंने बोला है कि हमें नेतन्याहू की मीटिंग्स की जगह पता है। ये बहुत बड़ी खबर जो है इस वक्त ईरान से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आपने देखा था कि बीते दिन किस तरीके से ईरान की तरफ से नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया गया था, उनके ऊपर बम बरसाए गए थे, मिसाइलें छोड़ी गई थी, जिसके बाद खबर तो यहां तक आ रही थी कि नेतन्याहू शायद उसमें घायल हो गए हैं। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है, साफ कहा है कि उन्हें नेतन्याहू का मतलब उनके ऑफिस का पता है, उनकी जगहों का पता है, जिसके बाद हो सकता है कि ईरान कोई बड़ा कदम उठा सकता है जो अमेरिका और इजराइल दोनों को ही भारी पड़ेगा। देखिए, ईरान लगातार यह कह रहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर को आपने मारा है, मौत का बदला मौत, सीधा कह रहा है कि आपने हमको मारा है, हम आपको मारेंगे। ये ईरान कह रहा है, बदला लेकर रहेंगे। ईरान कह रहा है 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, ये ईरान कह रहा है। उसके बाद ईरान की तरफ से जो ये बयान आ रहा
है। ये बयान इजरायली प्राइम मिनिस्टर को यानी बिन्यामिन नेतन्याहू को डराने वाला बयान है और उनको डर के साए में ऐसे भी लग रहे हैं वो, क्योंकि उनके चेहरे का हाव भाव वैसे ही बदला बदला सा दिखाई देता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दे रहा है, तो वो भी बदले हुए। और देखिए जैसे सार्वजनिक जगहों पे वो पब्लिक प्लेसेस में दिखाई देते थे नेतन्याहू, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। 12-12, 14-14 घंटे तक वो या तो बंकर में रहते हैं या किसी और देश में चले जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और कल ही उनके ऑफिस पर हमला हुआ था, भयंकर हमला किया था। आज भी अब सायरन बज रहे हैं तेल अवीव में, यरूशलेम में और दूसरे छोटे छोटे उस राज्य के अलग अलग उस प्रांत में। तो इससे समझ में आता है कि परिस्थितियां वहां बदल चुकी हैं इजराइल की। इजराइल यहां घबराया हुआ है। एक तरफ इजराइल के पास जो मिसाइल्स थी वो खत्म हो गई हैं, लगभग खत्म की कगार पे है। आप सिर्फ जासूसी करके ही काम नहीं चला सकते, आपके पास लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए। वो हथियार अमेरिका कहां से देगा जब अमेरिका के पास ही हथियार नहीं बच रहे हैं। अमेरिका ने कई सारे बेस कैंप जो हैं पहले खाली करवाए थे, लेकिन अब अभी भी जहां पर बेस कैंप्स हैं वहां पर हमला बोल रहा है ईरान, और ईरान उन सबको ध्वस्त कर रहा है, उनके मिसाइलों को भी ध्वस्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो इसमें बहुत अलग ढंग से ईरान ने इस वार को अपने कब्जे में अभी तक लिया हुआ है, क्योंकि ईरान के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो जिस जगह पे है वहां से अमेरिका भले दूर है, लेकिन अमेरिका के जो बेस कैंप्स हैं वो कैंप्स उसके आसपास हैं, यानी उसी के पड़ोसी देशों में, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो यूएई हो, इन सब में है। और इसीलिए यहाँ पर अमेरिका को परेशानी बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ रही है, और इसके ही रेंज में इजराइल भी है। और इसीलिए जब चाहता है ईरान तब इजराइल के ऊपर बम्बार्डिंग कर देता है, मिसाइलें छोड़ देता है, बैलिस्टिक का इस्तेमाल करता है। जबकि कल ही इसने बोला था अभी तक हमने पहली और दूसरी श्रेणी की, फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी के जो हमारे पास मिसाइलें हैं उसको हमने इस्तेमाल किया था, अब लेकिन हम उसके आगे की कैटेगरी के करेंगे। और इतना हो भी क्यों नहीं, आपको पता ही है कि एक स्कूल पर इसने हमला किया था इजराइल ने और उसमें 168 बच्चियों की मौत हुई है, 168 छात्राओं स्टूडेंट्स की मौत, वो भी सैनिक स्कूल पे। इस बीच देखिए ये खबर आ रही है, यूएस इजरायली कैंपेन में कोई हिस्सा न लेने की दी चेतावनी, मतलब कि ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कैंपेन में हिस्सा लेना युद्ध जैसा होगा, यानी कि ये जंग अभी यहां रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा यूरोपियन देशों को दी चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूरोपियन देशों को चेतावनी दी है, साफ साफ कहा है कि यूएस इजरायली कैंपेन में कोई हिस्सा ना ले। यानी कि ये बहुत बड़ा बयान जो है ईरान की तरफ से आया है, चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी कैंपेन में हिस्सा लेता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो भुगतना पड़ सकता है। इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कैंपेन में हिस्सा लेना युद्ध जैसा होगा, जो साफ कर दिया गया है ईरान की तरफ से। क्योंकि ये जो है जंग है, इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जंग अभी यहाँ रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है इजराइल पर, अमेरिका पर, क्योंकि देखा गया कि पहले इस हमले की शुरुआत इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई थी। अचानक जो है कई मिसाइलें दाग दी गई थी नेतन्याहू के ऑफिस पर और खामेनेई के ऑफिस पर, और उसके बाद जो एक सैनिक स्कूल को भी निशाना बनाया गया जिसमें 168 छात्राओं की जान चली गई थी। ये जी बिल्कुल, ये बहुत, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बयान है। अगर देखा जाए तो जो खामनेई ईरान की तरफ से आ रहा है इस वक्त, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध की तरफ है, चेतावनी दी है ईरान ने कि अगर अमेरिका और उसके कैंपेन में कोई भी शामिल होता है तो बहुत बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं काफी दुखदाई तस्वीरें हैं, इसलिए क्योंकि अभी 168 बच्चियों की मौत की बात आप बता रही थी, और उनका जो जनाजा निकला है उन बच्चियों का, उसके लिए ये भीड़ उमड़ी है। ये देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए, मैं कहूंगा कि पूरे फुल स्क्रीन दिखाइए, अगर साउंड के साथ दिखा सकते हैं, कहां तक दूर दूर तक लोगों का हुजूम देखिए। और ये 168 जो बच्चियां हैं उनके ऊपर जो मिसाइलें दागी गई, उसके बाद देखिए कि ईरान में तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते थे कि शायद सुप्रीम लीडर को मारकर, खामनेई को मारकर वहाँ की जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो नाचते गाते हैं, वैसी तस्वीरें, वैसे फुटेज दिखाई दिए, लेकिन जब मैक्सिमम वहाँ की जनता जब सड़कों पे आ गई, जब वहाँ की जनता इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल रोने बिलखने लगी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो चेहरा है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखिए, जरा इसको साउंड के साथ सुनते हैं। जी बिल्कुल,
الأبصار العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. مادر شهید دعا برای امام زمان بکنه، او رو صدا بزنه، امام زمان قطعا نگاه میکنه. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. مادر شهید دعا برای امام زمان بکنه، او رو صدا بزنه، امام زمان قطعا نگاه میکنه. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. مادر شهید دعا برای امام زمان بکنه، او رو صدا بزنه، امام زمان قطعا نگاه میکنه. तो सुना आपने कि किस तरीके से जो है सड़कों पर जनसैलाब दिखाई दे रहा है खामनेई के समर्थन में। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के हमले में खामनेई की जान गई है, उसके बाद जो है लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और वो आक्रोश जो है वो सड़कों पर उतर आया है कि लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर आकर लगातार अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और उनकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की जा रही है। और अभी आपने विजुअल्स में देखा कि किस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लोग सड़कों पर है, हाथों में बैनर पोस्टर लिए खामनेई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो वही अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए लगातार ये जो विजुअल्स हम लोग देख रहे थे, ये विजुअल्स उन 168 बच्चियों के जनाजे का विजुअल्स था, जिसमें ये पूरा ये देखिए, जिसमें ये तमाम लोग वहां इकट्ठा हुए हैं और वो उन बच्चियों को दफनाने के लिए जब ले जाया जा रहा है, उसकी तस्वीर ये है। ये चौराहा है और यहाँ पर इसके बाद ये चारों तरफ से ये देखिए लोग घेरे हुए हैं। तो ये एक अलग बहुत ही भयावह तस्वीर कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत और लेकिन नारेबाजी इनके शहादत के पक्ष में, इनको जन्नत नसीब हो इसके पक्ष में, और आयतुल्लाह अली खामनेई के पक्ष में। लेकिन एंटी अमेरिका स्लोगन, एंटी इजराइल स्लोगन ये भी चल रहा है। तो ये यहाँ की जनता एक तरह से कहें तो दोबारा जो जागना होता है, कई लोग जो पक्ष में नहीं होंगे इस युद्ध के, वो अब इस युद्ध के पक्ष में हैं। कई बदले की भावना से वो ओतप्रोत हैं, जो सड़कों पे हैं और कह रहे हैं कि हम अब आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो ये अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर समझना। लेकिन क्या यहां दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि यहां से क्या आगे की परिस्थितियां क्या बनेंगी ये समझना जरूरी है। लेकिन आंचल यहां से दूसरी जो चीजें दिखाई देती हैं वो है कि अमेरिका को साथ कितना मिलेगा, अमेरिका को ब्रिटेन का कितना साथ मिलता है, स्पेन का कितना साथ मिलता है। ब्रिटेन और स्पेन का जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ब्रिटेन ने और स्पेन ने साफ साफ मना कर दिया है। पहले ब्रिटेन और स्पेन की बात हम लोग कर लें और एक उसी पर वहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी है, उसको पहले देख लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टारमर को लेकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। वो कल जब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो उनका बयान देख रहे थे उसमें ये देखिए। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मददगार नहीं रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मुझे नहीं लगा था कि ब्रिटेन से ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखना बहुत दुखद है कि रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। उन्होंने दुख जाहिर किया है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रिश्ते अब ऐसे हो जाएंगे, मतलब पहले जैसे नहीं रहेंगे ब्रिटेन के साथ। क्योंकि ब्रिटेन ने बीते दिन ही साफ कह दिया था, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है उसमें साफ ब्रिटेन ने कहा था कि हम अपने जो एयर स्पेस का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करने देंगे, अमेरिका को नहीं करने देंगे, यानी कि वो जंग में शामिल नहीं होंगे। एक तरीके से उनके बयान का मतलब यही था, जिसके बाद अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने हताशा जाहिर किया, उन्होंने नाराजगी दिखाई, एक तरीके से साफ कह दिया है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे जो ब्रिटेन के साथ है। और अचानक से ब्रिटेन अपने बयान से पीछे पलटता हुआ दिखाई देगा, जिस तरीके से साफ देखा जा सकता है। राजीव जी, बिल्कुल, ब्रिटेन यहां पर साफ साफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपनी
संसद में उन्होंने कहा कल कि हम इस युद्ध में हम इराक को नहीं दोहराना चाहते। इराक की जंग में अमेरिका का साथ देता हुआ ब्रिटेन था और उसके कारण ब्रिटेन में भी काफ़ी ब्रिटिश जो वहाँ के नागरिक, वहाँ के जो सैनिक थे वो हताहत हुए थे, मौत हुई थी। तो ये इन्होंने कहा कि हमको वो कफन नहीं चाहिए, हमको दोबारा इस ढंग से अपने सैनिकों की मौत नहीं चाहिए और हम इस जंग में एक साथ नहीं हैं। लगातार कई देश कह रहे हैं कि जब आपने जंग की शुरुआत की तो आपने हमसे बात नहीं की और अब आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, यह संभव नहीं है। और इसी पर यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो ट्रंप साहब यहाँ पर नाराजगी जता रहे हैं कि ब्रिटेन से हमें यह उम्मीद नहीं थी, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। तो ये ब्रिटेन की बात है जिसमें उन्होंने अभी अभी जो आपने दिखाया भी, उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मददगार नहीं रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मुझे नहीं लगा था कि ब्रिटेन से ऐसा देखने को मिलेगा। यह देखना बहुत दुखद है कि रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन रिश्तों को खराब किसने किया? रिश्ते को खराब तो आपने किया साहब, ट्रंप साहब, क्योंकि आपने पूरे के पूरे नाटो पे आपने पहले या तो कब्जा करना चाहा या आप अलग हो गए। या तो आपको वहां चौधरी बना दिया जाए, वहां का सर्वे सर्वा बना दिया जाए, या आप वहां से अलग हो जाएंगे और धौंस दिखाएंगे कि आप या तो हमारे साथ डील करो या तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, डॉलर है और डॉलर के मुखिया आप हैं, आपका देश है, तो उसमें आप चाहते हैं कि हर पूरी दुनिया आपके कब्जे में रहे। लेकिन दुनिया में ही कई ऐसे देश हैं जो आज आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके साथ रह के भी आपके खिलाफ। जब आपका ही उपराष्ट्रपति कह रहा है तो उसके बाद और कौन कहेगा ये, और कौन ना कहे, इसकी तो हम यहां पर देख ही रहे हैं। और उसके अलावा स्पेन ने भी कह दिया है। जर्मनी और फ्रांस की बात जहां तक आ रही है, जर्मनी और फ्रांस इन तीनों ने मिलकर साफ साफ कहा है कि हम चूंकि आपके सहयोगी रहे हैं तो सहयोगी के तौर पर हम आपके साथ हैं, लेकिन इस युद्ध में आपके साथ नहीं हैं, इस युद्ध में आपके साथ नहीं हैं। तो कौन सा सहयोगी? जब आज ज़रूरत है मिसाइल की, ज़रूरत है उस जगह की जहां एयरबेस मिले, ज़रूरत है कि इस युद्ध में कुछ सैनिक मिले, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो दोस्ती अपनी जगह पे है, दुआ सलाम होता रहेगा। तो वही चीज़ है, जब ज़रूरत की घड़ी में दोस्त काम नहीं आ रहे हैं, और ये तो तीनों, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये तीनों काम नहीं आ रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि इस पर डोनाल्ड ट्रंप पर यह असर पड़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप यहां से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए ईरान के सामने अमेरिका ने मान ली हार, इसीलिए ईरान के सामने, क्योंकि ईरान के सामने अमेरिका लगातार पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी तो आज तो ये चौथा दिन है, अभी तो 4 सप्ताह 5 सप्ताह की बात कर रहे हैं। 4-5 सप्ताह में इनके पास क्या बचेगा, अमेरिका के पास क्या बचेगा, यह भी देखना होगा। अलग अलग ढंग से अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने अलग ढंग से यहां पर पूरी अर्थव्यवस्था को चेंज करने की कोशिश की। लेकिन क्या ये अर्थव्यवस्था को चेंज करने के चक्कर में इन्होंने ईरान में जो भी, क्योंकि ये कह रहे थे मुझे नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, और उसके बाद ईरान में आप युद्ध थोप रहे हो, उस युद्ध में खुद आप भागीदार बन रहे हो, तो अगर आपकी भागीदारी है तो शांति तो भूल जाइए। आप शांति के पुजारी नहीं रहे, आप यहां पर आप युद्ध के पुजारी हैं, आप युद्ध चाहते हैं, और वो दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आप कहेंगे कि नहीं सब हमारी मदद करें, वो संभव दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में चाहे वो कीर स्टारमर हो, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो सऊदी अरबिया ने भी, यानी सऊदी अरब ने भी इनका साथ देने से मना कर दिया। उसने कहा है कि अभी हम इस युद्ध में आपके साथ नहीं हैं, हमने बेस दे रखा है, उसकी सुरक्षा हिफाजत का काम आपका है, लेकिन हम आपके साथ इसमें इस कैंपेन में नहीं आएंगे। कैंपेन कह रहे हैं लोग, हालांकि कैंपेन नहीं है, पूरा का पूरा युद्ध है। और ईरान में सत्ता परिवर्तन इनका लक्ष्य है। ईरान में ये चाहते हैं कि वो जो प्रिंस रजा पहलवी है उसको बैठा दिया जाए, लेकिन रजा पहलवी बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा वो अलग है, लेकिन उससे पहले ईरान की सत्ता जिनके हाथों में है वो बखूबी इस सत्ता को निभा रहे हैं, चला रहे हैं। और देखिए वहां 40 दिन का शोक है, उसके बाद और ये जो विजुअल्स देख रही हैं आप, उस विजुअल्स में साफ दिखाई दे रहा है कि शोकग्रस्त पूरा का पूरा ईरान है और 168 बच्चियों की मौत का गम है। उसके बाद भी ये लड़ रहे हैं, उसके बाद भी ये ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी हमने पहली और दूसरी पंक्ति की जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी के जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसी का इस्तेमाल हमने किया है। अभी तो बहुत कुछ हमारे साथ बाकी है, हमारे पास बाकी है। लेकिन मैं जिससे डर रहा हूं आंचल, वो ये है कि गलती से ये तीनों पक्षों में से, तीन नहीं 2 ही पक्ष है, एक तरफ इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान है, कोई भी गलती से भी
एटम बम का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उससे पूरा का पूरा हमने हिरोशिमा और नागासाकी को देखा है और दुनिया जानती है, दुनिया कांप उठती है जब भी हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र आता है। और ऐसे में अगर यहाँ गलती से ये सब हो जाता है, कोई भी किसी का भी दिमाग फिर गया और अगर ऐसा कर दिया तो दुनिया जो है, दुनिया में तबाही आ जाएगी। वो तबाही ना हो। हम लोग लगातार युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कुछ चल रहा है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सच्चाइयों को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिसको दिखाया नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान की मीडिया जो है, हिंदुस्तान के मीडिया में देखिए लगातार किस चीज को दिखाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले आप विदेश मंत्रालय का वो दिखा रही थी, जो बयान आया है, वो बयान भी क्या है, वो बयान जो है वो घुमाओ बयान, उससे हमको कोई इससे इस युद्ध का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने चेहरे को, आज सोनिया गांधी का जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको सबको पढ़ना चाहिए, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। तो ये सब हमने हमारे देश में है, लेकिन हमारे देश पर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। 25 दिनों का ही क्रूड ऑयल अपने पास है, इसके बाद नरेंद्र मोदी कहां से लाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी रूस से खरीदेंगे? और इनके पास एक यही उपाय है कि रूस से खरीदे और हॉर्मुज जल डमरू मार्ग से आने के बजाय वो दूसरे रास्ते से ला सकते हैं दूसरे रास्ते से, मतलब उसका रास्ता है समुद्री रास्ता। लेकिन यहां भी परिस्थितियां जो हैं वो हमारे पक्ष में दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि हम तो यहां सरेंडर हैं, हम तो नरेंद्र मोदी सरेंडर हैं वहां डोनाल्ड ट्रंप के सामने। क्या इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि रूस के साथ, पुतिन के साथ उस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए तेल खरीद के लाएंगे? तो इसलिए मैं इस चैप्टर को अपने पास रख रहा हूं, यहीं रहने दे रहा हूं कि हम लोगों को जो भुगतना है हम भुगतेंगे। लेकिन आज जो ईरान की जनता भुगत रही है, आज जो उधर इजराइल की जनता, देखिए जो भी गलती किसी की भी हो, लेकिन अगर 4 सैनिक भी अमेरिका के मर के आए हैं, शहीद होके आए हैं, तो उन 4 सैनिकों के का भी परिवार रहा होगा, उनके भी माँ बाप रहे होंगे, उनके भी भाई बहनें रही होंगी, उनका भी पूरा परिवार रहा होगा। आज वो क्या भुगत रहे हैं वो सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि हमने 4 को मारा, तुमने 10 को मारा, हमने 600 मारा, हमने 1000 मारा। कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक भी किसी के परिवार से एक की भी मौत होती है तो उसका कितना व्यापक असर होता है, कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, ये हम लोगों ने देखा है, जाना है, समझा है। इसलिए यहां पर मैं युद्ध के हमेशा खिलाफ रहा हूं, मैं शांति और महात्मा गांधी का उपासक रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी युद्ध की रिपोर्टिंग करना यहां जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां जो चल रहा है यह जानना जरूरी है हमको, आपको, आने वाली पीढ़ी को, जो आज है, जो आज उग्र होती है, आज जो हमारे देश में ही लिंचिंग करती है, आज हमारे देश में जो नफरत का बीज बोती है, ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को, ऐसे अलग अलग जो जिस जगह पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी ये जानना चाहिए कि इससे आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप अपने खिलाफ भी कुछ ना कुछ अगर जहर बनाओगे तो गलती से आपके ऊपर भी उसका एक बूंद भी टपक के आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यहां पर अब ये युद्ध रुकना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रोकना भी चाहें तो अब नहीं रोक पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पास यही दिक्कत है कि वो ना रोक पाए और ना वो आगे वही सांप छछूंदर वाली हालत हो गई है कि करें तो क्या करें। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अमेरिका कई मोर्चों पर घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिससे अमेरिका को उम्मीद थी उन्हीं लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। बहुत बड़ा झटका है ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका को। जो ब्रिटेन के पीएम ने क्या कुछ कहा है संसद में, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in the initial strikes. But it is my duty to judge what is in Britain's national interest. That is what I've done, and I stand by it. But, Mr. Speaker, it is clear that Iran's outrageous response has become a threat to our people, our interests, and our allies, and it cannot be ignored. Iran has lashed out across the region. They've launched hundreds of missiles and thousands of drones at countries which did not attack them, including the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Iraq, Bahrain, and Oman. And overnight, Hezbollah, Iran's proxy in Lebanon, launched attacks on Israel, seeking to escalate the war. Mr. Speaker, there are an estimated 300,000 British citizens in the regions, residents, families on holiday, and those in transit. Iran has hit airports,
and hotels where British citizens are staying. It is deeply concerning for the whole House and the whole country. And, Mr. Speaker, our armed forces are also being put at risk by Iran's actions. तो सुना आपने कि ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने संसद में साफ कर दिया है कि ट्रंप चाहे नाराज रहे लेकिन वो अपने एयर स्पेस का जो इस्तेमाल है अमेरिका को नहीं करने देंगे, जिसके बाद से ट्रंप लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं, अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया। अब इसमें ट्रंप साहब नाराज हों तो नाराज हों, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया और मैं वही करूंगा। यानी ये इस युद्ध के साथ नहीं हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर उधर से भी आ रही है, ये रशिया से आ रही है। रशिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक परमाणु खतरा बढ़ गया है। विश्व, अभी जो मैं कह रहा था वही बात ये कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर परमाणु खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी कार्रवाइयां ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। आप चले थे परमाणु कार्यक्रम रुकवाने और आप जो कर रहे हैं उससे वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार विकसित करेगा ईरान, और इसीलिए यहां रूस इसकी चिंता जाहिर करते हुए कह रहा है ऑफिशियली। लेकिन दूसरी तरफ मरने वालों की संख्या जो सैनिक हैं वो 8 आप बता ही चुकी हैं। अमेरिका में 8 ताबूत लेकर अमेरिका जा चुका है और जितनी ताबूतें जाएंगी अमेरिका में उतनी पीछे धीरे धीरे इनके जो ताबूत की जो आखिरी कील है उसकी तरफ बढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की ताबूत नहीं कह रहा हूं मैं, उनको भगवान शतायु बनाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो ये जो कुर्सी है ना उसकी ताबूत बनेगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं, अमेरिकन्स को उन्होंने वादा किया था कि एक भी सैनिक यहां मरा हुआ नहीं आएगा, हम अपने सैनिकों को युद्ध में नहीं भेजेंगे, हम युद्ध नहीं छेड़ेंगे और शांति चाहेंगे। और आप अभी तक दावा कर रहे थे कि मैंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो अभी तक चुप हैं कि मैंने 75 बार कह दिया कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रुकवाया, ऐसे बहुत सारी बातें वो करते रहे हैं। तो इसलिए यहां पर वो जो 8 ताबूत अमेरिका अपने हम मंगवा चुका है, 4 की हम लोगों ने 4 की तस्वीरें दिखा दी हैं, 4 की तस्वीरें बाद में और दिखा देंगे। लेकिन रूस का कहना बहुत महत्वपूर्ण है और रूस जो बात कह रहा है वो साफ साफ यही कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए ईरान के ऊपर, उस हमले से वैश्विक स्तर पर परमाणु खतरा बढ़ा है, एटम बम गिराने का खतरा बढ़ा है। जिन लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी की कहानियां सुनी हैं उस समय के लोग तो अब शायद कम ही होंगे जिंदा, लेकिन जो लोग वहां गए हैं, देखा है, वहां पर काम किया है, वो जानते हैं कि परमाणु खतरा क्या होता है और इससे परमाणु बम बनाने की तरफ आप प्रोत्साहित करेंगे ईरान को। यह बात यहां साफ साफ कही गई है रूस की तरफ से। रूस मददगार रहा है ईरान का। ईरान में जो S-400 है, जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है, वो जो अपने यहां भी है वो रूस का ही है। S-300 भी ईरान के पास है, अपने पास S-300 नहीं है। हमने डायरेक्ट S-400 खरीदा था और वो भी मनमोहन सिंह की सरकार के समय हमने उसकी डीलिंग की थी, लेकिन उसकी खेप जो पहली खेप आई वो बाद में आई। तो चलिए उसकी बात, अपने यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम काफी तगड़ा है, मजबूत है, और ऐसे में ईरान इसीलिए लगातार कह रहा है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम तो आप अमेरिका अपना बना रखा है, जिसको कह रहे हैं कि हम 6 से 7 ही कर सकते हैं महीने में, जबकि बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं ईरान लगातार हर महीने 100 से ज़्यादा कर सकता है, कर रहा है ऑलरेडी, उसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये सब अगर मिलाकर देखिए तो ईरान ने नाको दम यहाँ पर परेशान कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को। नेतन्याहू तो गायब है, हम लोग ही देखिए उतनी देर से हम लोग नेतन्याहू की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात जो कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की ही बात कर रहे हैं या इधर ईरान की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ईरान में देखिए आज की तारीख में वहां के सुप्रीम लीडर भी नहीं हैं, अब नए बन गए। नाम भी मुझे उस ढंग से याद नहीं आता है क्या नाम है उनका, जबकि खामनेई साहब का नाम याद रहता था और काफी लंबे वक्त से थे वो। तो इसलिए तो ये उसके बाद जो फर्स्ट पंक्ति पहली लाइन के जितने भी टॉप लीडर्स थे वो मारे गए, उनको मार डाला इजराइल अमेरिका ने। उसके बाद भी ईरान डटा हुआ है, मजबूती के साथ फाइट कर रहा है। तो इसका मतलब
मतलब है कि अब यहां से परेशानियां डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ने वाली हैं। और जिस जंग में पहले ही दिन जीत का दावा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जैसे इन्होंने जाके अगवा करके अपहरण करके उठा लाए मादुरो को, वैसे ही ये सोच रहे थे कि इनको खत्म करके हम यहां पर बल्ले बल्ले कर लेंगे, वो नहीं होने जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप यहां पहली लड़ाई हार चुके हैं। जी बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, सत्ता परिवर्तन की कोशिश की थी, लेकिन जो अमेरिका की कोशिशें हैं वो सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, उसने साफ कर दिया है कि वो खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा। क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, जिनकी जान ली गई, वो काफी लोकप्रिय भी थे और उसके बाद जो है सड़कों पर हुजूम दिखाई दिया, जिससे ये साफ हो गया कि ईरान इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है। इजराइल की बात मानकर अमेरिका ने हमला तो कर दिया, लेकिन अमेरिका अब इस जंग में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है, चाहे थोड़ा कम ही सही, लेकिन नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका ने ईरान के सामने हार मान ली है। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार अपनी मदद की मांग कर रहा है। कई देशों से, ब्रिटेन से भी उसने सैन्य मदद मांगी थी और ऐसी कई मदद जो है मांगी जा रही है अमेरिका की तरफ से। और उसके बाद जो हाव भाव निकलकर सामने आते हैं ट्रंप के, काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी अंदेशा नहीं था कि ईरान इतनी तेजी के साथ पलटवार करेगा। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि ईरान अभी झुका नहीं है और ना ही झुकेगा, क्योंकि ईरान साफ कर चुका है कि वो खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा। तो फिलहाल अब बहुत कुछ है इन खबरों में, आप देखते रहिए लेकिन डीबी लाइव, और हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।